Hello बच्चों, let's read the question. The question is, which of the following statement is true regarding the Bohr's model of hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम का जो बोर मॉडल है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। और जब आप इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन स्टेटमेंट्स में जो भी हमें क्वांटिटी दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑर्बिटिंग स्पीड और रेडियाई और फ्रीक्वेंसी और बाइंडिंग फोर्स, उनका रिलेशन हमें निकालना है ऑर्बिट के साथ। नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ स्टेट जिसको हम कह सकते हैं उसके साथ रिलेशन हमें निकालना है। और हमें पता करना है कि एन के साथ हमारी वी आर फ्रीक्वेंसी एफ या बाइंडिंग फोर्स कैपिटल एफ जो है वो किस तरह से वेरी करेगा वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में हमें पता होने चाहिए बोर के पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो बोर ने सबसे पहले तो ये बताया सेंटर में न्यूक्लियस है। बोर मॉडल में हम ये जानते हैं न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है एक सर्कुलर पाथ में। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमने मान लिया कि वी स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो देखो, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलाम्बिक फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। और किस नेचर का होगा, वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा जिसकी वैल्यू होती के Q1 Q2। तो E का प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन दोनों के बीच का रेडियस अगर मैं मान लूँ R है तो R का स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो ये प्रोवाइड करवाएगा विच इज mv स्क्वायर अपॉन r। एक तो ये पोस्टुलेट होता है। एक केस का जो एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज एम वी आर, वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। एक ये पोस्टुलेट्स। तो ये सारे पोस्टुलेट्स यूज करके जब हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं किसी भी nth ऑर्बिट में, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये हमारे पास ये हो गया n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फिर ये n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये n इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो इतनी चीज हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, n जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो nth ऑर्बिट में जब हम v की वैल्यू निकालते हैं, स्पीड की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमें मिलती है 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, जहां पर Z एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से पता चल गया कि जो स्पीड है nth ऑर्बिट में वो n के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब अगर नंबर ऑफ n हम बढ़ाएंगे तो Vn जो मेरा होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। न्यूक्लियस से अगर हम दूर जा रहे हैं इसका मतलब नंबर ऑफ n जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ n जब बढ़ेगा तो Vn मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। जब हम रेडियाई निकालते हैं बोर्ड मॉडल में किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, तो वो रेडियाई हमारी आती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि रेडियस जो है वो n स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब नंबर ऑफ n जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, रेडियस जो होती है इस तरह से है, सेकंड के लिए रेडियस और ज्यादा होगी, थर्ड के लिए रेडियस और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे जो रेडियस होती है वो बढ़ती जाती है, वो n स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जबकि इसमें हमें क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब बात करेंगे हम सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में हमसे बात की जा रही है फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है, देखो टाइम पीरियड अगर मैं निकालूं टी, वो हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में कितनी ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर, और स्पीड है v। अब हमें r का रिलेशन भी पता है कि r जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और v जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 अपॉन टी के बराबर होती है, मतलब ये 1 अपॉन एफ की वैल्यू आएगी जो भी आएगी। तो 1 अपॉन एफ जो आएगा वो मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r की जगह n स्क्वायर का प्रोपोर्शनल लिख दूं और v की जगह मैं 1 अपॉन n लिख दूं। 1 अपॉन n भी n ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1 अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन हमें मिला है वो क्या मिला है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्यूब नहीं दे रखा है। अब बात करेंगे हम लास्ट ऑप्शन की, जिसमें हमसे बात की जा रही है बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो वो फोर्स हम क्या लिखते हैं, F इक्वल्स टू के, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर होता है।
और आर स्क्वायर जो है वो एन पर किस तरह से डिपेंड करता है वो हम बता चुके हैं कि जो आर है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एफ जो हो गया वो क्या हो गया, एन की पावर 4 के, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की जगह जब मैं एन स्क्वायर लिखूंगी तो आर की पावर क्या हो जाएगा, एन की पावर 4 हो जाएगा। एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एन की, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एन अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा एज इट शिफ्ट टू आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट का मतलब है कि नंबर ऑफ एन जो है बढ़ रहा है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस जो है वो आपके गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।